नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट के इस ऑनलाइन प्रोग्राम पर दूसरी कार्यशाला के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, कल हमने संविधान के संबंध में संक्षिप्त जानकारी ली। एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जो संविधान का सिलेबस उपयोगी है उसके बारे में बहुत संक्षिप्त चर्चा की। एक छोटी चर्चा हमने कंपनियों के विषय में भी की, लेकिन विशिष्ट रूप से हमें संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भारत पर लंबे समय तक अधिकार करने का जो यूरोपीय कंपनियों में श्रेय दिया जाता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता है। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा, अपने कूटनीतिक प्रयास, अपने बेहतरीन प्रबंधन के कारण भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। मित्रों, संवैधानिक विकास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रबंधन के लिए, उन पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भी प्रयास किए गए वो हमारे संवैधानिक इतिहास के भाग माने जाते हैं। संवैधानिक इतिहास का अध्ययन करने से पहले या संविधान के संबंध के आरंभिक चरण का अध्ययन करने से पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास पर एक बार संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति की गई। इसकी स्थापना तत्कालीन समय के लंदन के 21 व्यापारियों के एक समूह ने 22 सितंबर 1599 को लंदन में की। इसके बाद इसके संबंध में जो अगला आधिकारिक आदेश आया वो आदेश आता है 31 दिसंबर सन 1600 को। मित्रों, इस तारीख को 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अगले 15 वर्षों का एकाधिकार मिलता है। और ये अधिकार तत्कालीन ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ टेलर या एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिए। कहा जाता है कि कहीं न कहीं इस कंपनी के स्थापना और इसके हिस्सेदारी में उनकी भी कुछ सहभागिता थी, पर ये स्पष्ट प्रमाण इसके नहीं मिलते हैं। तो इस कंपनी की स्थापना के बाद इस कंपनी ने भारत के तरफ और दक्षिण पूर्व एशिया के तरफ प्रस्थान किया। मित्रों, इस कंपनी के स्थापना के समय कहा जाता है कि जब भारत में आने के लिए इसने प्रयास आरंभ किए तो उस दौरान इस कंपनी के पूंजी में लगभग 217 लोगों ने अपनी सहभागिता दी और 217 साझेदारों के साथ यह कंपनी पूरी तरह निजी संरक्षण के साथ भारत में प्रविष्ट हुई। यहाँ निजी संरक्षण से अभिप्राय इस चीज़ को भी समझिएगा, इससे पूर्व जो भी कंपनियां भारत में आईं, विशेषकर पुर्तगाली कंपनी, वह राजकीय संरक्षण में थी और राजकीय संरक्षण में होने के कारण उन्हें राज्य के भी आदेशों का अनुपालन करना होता। राज्य के साथ अगर समस्या होती, आर्थिक समस्या होती, राजनीतिक समस्या होती, तो कहीं न कहीं कंपनी के ऊपर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता। लेकिन पुर्तगालियों के बाद डचों ने राजकीय संरक्षण से मुक्त होकर के निजी कंपनी के रूप में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में
अपनी उपस्थिति दी और इसमें वो पूरी तरह सफल रहे। डच कंपनी का अनुसरण करते हुए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी निजी संरक्षण में ही भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार आरंभ किया। तो इन 217 साझेदारों के साथ यह कंपनी भारत की तरफ आई। इन दोनों 217 साझेदारों में एक ऐसा समूह था जो इनका निर्देशन करता, जो कंपनी के प्रबंधन को देखता, जो कंपनी के व्यापारिक कार्यों की समीक्षा करता, उन्हें आदेश देता, जरूरत पड़ने पर निर्देश देता और इंग्लैंड में उनके अनुकूल जो दशाएं होती उनको उत्पन्न करता और अन्य लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी के लिए आकर्षित करता। तो दोस्तों, जो इन लोगों को आकर्षित करने की जिम्मेदारी थी जिस संगठन को, उसे विशेष करके निदेशक मंडल कहा जाता था। निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, या इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनकी कुल संख्या 24 थी। इसमें हालांकि इन 24 लोगों के अतिरिक्त एक गवर्नर और एक उप गवर्नर भी होता था और इन 24 लोगों को गवर्नर की परिषद कहा जाता था। हालांकि बाद में भारत में भी जब गवर्नर के कार्यों को विस्तार किया गया, उन्हें अधिकार दिए गए, तो भारत में भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का गठन किया गया। तो हमने बताया कि जिस प्रकार से जब कंपनी के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उससे पूर्व भी कंपनी के लिए 2 महत्वपूर्ण चार्टर जारी किए गए, 2 महत्वपूर्ण आदेश पत्र जारी किए गए। इनमें जो पहला आदेश पत्र था जिसके तहत कंपनी की स्थापना हुई, और दूसरा आदेश पत्र था जब कंपनी का भारत में पूरी तरीके से विस्तार हो चुका था, कंपनी स्थायी रूप से भारत में अपनी सेवाएं देनी आरंभ कर चुकी थी और उसका अधिकतम लाभ अब इंग्लैंड को मिलना शुरू हो गया था। तो इसलिए निदेशक मंडल ने भारत की परिस्थितियों के अनुसार भारत में स्थित गवर्नरों को भारत के लिए कानून बनाने के संबंध में कुछ आदेश पारित किए। उन्होंने यह अधिकार भारतीय गवर्नरों को दिया कि वह अब भारत के लिए कानून बना सकते थे। हालांकि कानून बनाने का अधिकार उन्हें था, पर कानून बनाने के पश्चात उसके अनुमोदन की जो जिम्मेदारी थी वो अब भी इंग्लैंड के स्थित निदेशक मंडल के पास ही थी। निदेशक मंडल ही यह तय कर सकता था कि भारत में कंपनी किसके साथ कैसा व्यवहार करेगी, उसके राजनीतिक व्यवहार कैसे होंगे, उसके व्यापारिक व्यवहार कैसे होंगे। तो आपने जाना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पूर्व अगर कंपनी के गवर्नरों को अधिकार दिया गया तो वो 1726 का चार्टर था। 1726 के चार्टर के बाद अगला, जब कंपनी के अंदर अव्यवस्था फैल गई, कंपनी के साथ बहुत सारी ऐसी बाधाएं उत्पन्न होने लगी कि कंपनी ने एक बार ऐसी दशा भी आई कि अब उसने इंग्लैंड की संसद से ही धन की मांग कर दी। संसद के अंदर यह बोध हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि कहीं न कहीं कंपनी के अंदर कुछ बड़ी खामियां हैं जिससे अराजकता फैली हुई है और कंपनी के साथ कंपनी के कर्मचारियों के भविष्य पे भी संकट पैदा हो सकता है। तो इसलिए ब्रिटेन की संसद ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, और लॉर्ड नॉर्थ ने एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया जिसे गुप्त समिति कहा जाता है, गुप्त समिति कहा जाता है। और इस गुप्त समिति ने अपनी अनुशंसा में कई बातें कहीं और उन बातों के लागू होने की दशा ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत और इंग्लैंड दोनों की दशाएं कहीं न कहीं प्रभावित होने वाली थी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके साथ 2 स्थान प्रभावित होने वाले थे
तो इंग्लैंड, भारत, इन दोनों स्थानों पर प्रभाव पड़ने वाला था। इंग्लैंड पे जो प्रभाव पड़ने वाला था वो ये था कि जो पूर्व में कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिनका कार्यकाल 1 वर्ष था, उनके कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। और एक और विशिष्टता इसके साथ जोड़ दी गई, वो ये थी कि प्रत्येक वर्ष इस निदेशक मंडल, जो 24 सदस्यीय निदेशक मंडल था, इसके 24 सदस्य थे, तो इस 24 सदस्यीय निदेशक मंडल के 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। दूसरा यहाँ पे या इंग्लैंड में प्रभाव ये पड़ा कंपनी के सदस्यों के संबंध में कि अब कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों का जो चयन हो सकता था, उस चयन प्रक्रिया में वही शेयरधारक शामिल हो सकते थे जिनका या जिन्होंने कंपनी में 1000 पाउंड की राशि निर्गत की थी, या 1000 पाउंड के राशि खर्च करके कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी थी। तो कंपनी का इंग्लैंड में इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का इंग्लैंड में ये 2 प्रमुख प्रभाव पड़े। भारत के संबंध में इसका प्रभाव थोड़ा सा व्यापक था। भारत पर इस एक्ट का जो प्रभाव पड़ा, वो पहला प्रभाव यह था कि बंगाल के गवर्नर को मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी पर वरीयता दी गई और बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, यानी कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही साथ बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन आने लगे। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने का जो पहला श्रेय था वो वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर बनने का भी श्रेय जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का भी श्रेय जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, जब प्रथम गवर्नर के बारे में बात की जाएगी तो उस दशा में इसका जो जवाब होगा वह होगा रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो आपने देखा कि जो पहला प्रभाव पड़ा भारत पर वो ये था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और अन्य दोनों प्रेसिडेंसियों पर बंगाल को वरीयता दी गई। बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद भी दी गई। 4 सदस्यों की आप देखेंगे कि बाद के चार्टरों में इस सदस्यों की संख्या में कमी और वृद्धि होती दिखेगी आपको। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद भारत के शासन का निर्धारण कर रहे थे। इन 4 सदस्यों में पहले सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस। दूसरे सदस्य थे
क्लेवरिंग, तीसरे सदस्य थे मानसन और चौथे सदस्य थे बोरवेल। इन 4 सदस्यों के साथ वॉरेन हेस्टिंग भी गवर्नर और गवर्नर जनरल की परिषद का अंग बने। इसके बाद भारत में जो दूसरा प्रभाव पड़ा वो दूसरा प्रभाव था भारत में पहली बार आधुनिक न्याय पद्धति के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये भारतीयों के लिए एक नए तरह का एक विषय था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद जो इसके जज बनाए गए उनका नाम था एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। जब स्थापना कब हुई का प्रश्न आए तब समय होगा 1774 ईस्वी। और जब प्रश्न ये आए कि भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तब उसका जवाब होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप फिर से सुनिएगा कि जब प्रश्न आए कि भारत में पहली बार आधुनिक पद्धति के तहत न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस सन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तब उसका जवाब होगा 1774 ईस्वी में। तो इन 2 प्रावधानों को आपने सुना। जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था ये था कि कंपनी के कर्मचारियों को भारत में बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में एक अलग विषय था, ये था कि भारत में जिस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो वाद का अंतिम चरण नहीं था। इसके आदेशों के विरुद्ध आप इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में भी अपील कर सकते थे। इंग्लैंड में स्थित जो प्रिवी काउंसिल थी, आप इतना समझिएगा कि ये प्रिवी काउंसिल शासक और उसके अपने उन समूहों की या उन सहयोगियों की एक समिति होती थी जो अब सक्रिय राजनीति से या जो सक्रिय रूप से जो देश सेवा के संबंध में जो उनकी कार्यशैली थे उससे निवृत्त होकर अस्थायी रूप से राजा को विशेष मामले में सहयोग दिया करते थे, सुझाव दिया करते थे। तो उसे ही इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल कहा जाता था। तो ये आपसे पूछे कि भारत में स्थापित पहले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी, तो वो उसका उत्तर होगा प्रिवी काउंसिल। तो इस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों और उसके कर्मचारियों के सत्यनिष्ठा पर विश्वास बनाने के प्रयास किए गए और ये पूरा प्रयास किया गया कि कंपनी के लोगों में नैतिकता आए, उनमें व्यावहारिकता आए और फिर से भविष्य में कंपनी के लिए कोई असमंजस की स्थिति न हो। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद
जो अगला एक्ट आता है वह अगला चार्टर होता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आई कुछ कमियों के सुधार के परिप्रेक्ष्य में लाया गया था। इसके अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया। इसे लाने का सुझाव ब्रिटिश संसद में प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड वर्क के द्वारा किया गया था। उन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को पहचाना। उन्होंने ये पहचाना कि किस प्रकार से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कार्यक्षेत्र और सर्वोच्च न्यायालय या भारत में स्थित न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया है और इस वजह से इन दोनों के मध्य कभी कभी भारत में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती, उनके मध्य द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में, जबकि 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के साथ साथ कलकत्ता में कानून बनाने के दोहरे अधिकार को प्राप्त कर लिया। इसके साथ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कार्य को न्यायपालिका अंकेक्षण नहीं कर सकती थी, उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। यानी कि न्यायपालिका अब गवर्नर जनरल की परिषद से मुक्त थी, उसके कार्यक्षेत्र से मुक्त थी। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया गया कि वह भारतीयों के संबंध में जो भी निर्णय या फैसले दे उसमें भारत में स्थित धार्मिक रीति रिवाजों और भारत की परंपराओं का भी सम्मान करे। मित्रों, इस प्रकार से हमने आज सामान्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन, 1726 के चार्टर और उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट पर भी चर्चा की। अगली कक्षा में हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 के चार्टर और 1813 के चार्टर पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।